Hello my dear students, welcome to lecture 8 of chapter 4 motion in two dimension। क्लास 11th का ये चैप्टर 4 चल रहा है। प्रोजेक्टाइल मोशन की बात मैं प्रीवियस लेक्चर में कर चुका हूँ। मैं आपको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के बारे में बता चुका हूँ। जब किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो किया जा रहा है किसी हाइट से और वो पैराबोला पाथ ट्रेवल करती है, तो पैराबोला पाथ वो ट्रेवल करती है, ये प्रूव किया जा चुका है। टाइम पीरियड फाइंड आउट किया जा चुका है और टाइम पीरियड आपने फाइंड आउट किया है t इज इक्वल टू अंडर रूट में 2h/g ग्राउंड पर पहुंचने का टाइम। रेंज आप फाइंड आउट कर चुके हैं u अंडर रूट में 2h/g और वेलोसिटी किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी और वर्टिकल वाली वेलोसिटी का स्क्वायर है और डायरेक्शन पता चल सकती है tan बीटा से, जो कि वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिखी जा सकती है। और इस पर बेस दो न्यूमेरिकल्स में उस टॉपिक के साथ साथ आपसे डिस्कस कर चुका हूं प्रीवियस लेक्चर के अंदर, और जिससे आपको ये क्लियर है कि फॉर्मूले किस तरह से यूज किए जाने हैं। अब हम और प्रॉब्लम्स को टैकल करते हैं कि प्रॉब्लम्स कैसी कैसी पूछी जा सकती है, टीचर क्यों आपको प्रॉब्लम में डाल रहा है, एग्जामिनर क्यों इस तरह के क्वेश्चंस आपके सामने रख रहा है, ताकि आपकी सोचने की जो क्षमता है वो इंक्रीज हो जाए, आपके स्किल्स डेवलप हो जाएं और आप किसी क्वेश्चन के बारे में सोच सकें कि क्या पूछा गया है, क्या इसने गिवन है क्वेश्चन में, क्या पूछा गया है, कौन सा फॉर्मूला करेक्ट रहेगा। जैसे क्वेश्चन की बात करते हैं, अ बॉडी इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली। क्वेश्चन ये कहा गया कि अ बॉडी इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली, भाई एक ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो किया गया है। अ बॉडी इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली, अ बॉडी इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली, अ बॉडी इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली with some initial speed reaches to the ground। ग्राउंड पर पहुंच जाती है, भाई टाइम गिवन है 3 सेकंड का, एंड एट एन एंगल, जब ग्राउंड पर पहुंचती है तो एंगल जो हॉरिजॉन्टल के साथ बनाया है वो 45 डिग्री बनाया है। और आपसे पूछा गया है हाइट ऑफ द टावर बताइए और आप ये बताइए कितनी स्पीड से, कितनी हॉरिजॉन्टल स्पीड से इसे थ्रो किया गया था। तो हमें बीटा गिवन है तो कि ग्राउंड के साथ एंगल 45 डिग्री का बनाया गया है हॉरिजॉन्टल के साथ में, तो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनता है वो बीटा हमने नाम दिया है डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, और बीटा की वैल्यू 45 डिग्री गिवन है, ग्राउंड तक पहुंचने का टाइम 3 सेकंड गिवन है, जी की वैल्यू 9.8 लेने के लिए कहा गया है। तो ये सारी बातें क्वेश्चन में गिवन है और आपसे हाइट ऑफ द टावर पूछी है नंबर एक बात, और दूसरी बात आपसे पूछी गई है कितनी स्पीड से थ्रो किया गया था, कितनी स्पीड से थ्रो किया गया था, हॉरिजॉन्टल स्पीड बताइए कितनी स्पीड से इसे थ्रो किया गया था। तो इस तरह की बातें आपसे पूछी गई है और इसे आप एक्सप्लेन करें और आप समझेंगे। भाई एक तो आपको टाइम पीरियड गिवन है तो उसमें हाइट आती है, टाइम पीरियड आपको गिवन है उसी फॉर्मूले में हाइट भी आती है, और इसलिए हाइट आप फाइंड आउट कर सकते हैं आसानी से, हाइट आप फाइंड आउट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। हाइट को किस तरह से फाइंड आउट किया जा सकता है, टाइम पीरियड गिवन है तो टाइम पीरियड के फॉर्मूले का ही यूज करिए। टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपको गिवन है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला मैं आपको बताऊं और आप सभी बच्चों को भी याद है, अंडर रूट में 2h/g किसका फॉर्मूला लिखा जा सकता है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिखा जा सकता है। और हमें तो हाइट फाइंड आउट करनी है, मैंने दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी, टाइम का स्क्वायर हो जाएगा 2h/g लिखा जा सकेगा। टाइम 3 सेकंड गिवन है, 3 का स्क्वायर करेंगे, हाइट फाइंड आउट करनी है, g की वैल्यू कुछ 9.8 गिवन है, और ऐसा अगर था तो ये सोल्व करने पर आप 3 3 जा कितना होगा 9,
9 के साथ मल्टीप्लाई में आएगा 9.8 और उसके बाद डिवाइड में कौन आएगा भी 2, तो 2 इसके डिवाइड में आएगा। और ऐसा है तो हाइट फाइंड आउट कर पाएंगे अब आप, तो हाइट को फाइंड आउट कर पाएंगे तो 9 से मल्टीप्लाई 9.8 और डिवाइडेड बाय 2, तो हाइट कितनी थी इसकी, हाइट की बात करी गई है h इज इक्वल टू भाई 9 8 जा 72 और कैरी 7, 9 9 जा 81 और 7 88.2 और डिवाइडेड बाय 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 44.1 मीटर इस बिल्डिंग की या इस टावर की हाइट कही जा सकती है। इतनी हाइट से इसे ड्रॉ किया गया था। हर बार क्वेश्चन को सीधा पढ़ें कि भाई अ बॉडी इज थ्रोन, और जब जब आप क्वेश्चन पढ़ते जा रहे हैं गिवन चीजों को लिखते जाएं कि टाइम गिवन है और जी की वैल्यू है और लास्ट में पहुंच गए, फिर आप ये फाइंड आउट करना है उसका क्वेश्चन मार्क लगाएं, फिर क्वेश्चन को उल्टा पढ़ें। उल्टा पढ़ने का मतलब लास्ट में जाकर देखिए क्या फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। फाइंड आउट करने के लिए, जो फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है उसका रिलेशन किस फॉर्मूले के साथ है वो फॉर्मूला सामने लिखिए। उस फॉर्मूले में आंसर आ रहा है सीधा तो बड़ी अच्छी बात, लेकिन और भी कोई चीज अननोन है, कुछ और भी फाइंड आउट करने की जरूरत है, तो सोचिए भाई वो वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो एक से ज्यादा फॉर्मूले लगाने पड़ सकते हैं। क्वेश्चन को इस तरह से एक बार सीधा पढ़ें जिससे आपको पता चले कि गिवन क्या है और क्वेश्चन मार्क लगाइए उस चीज पर जो फाइंड आउट करना है, ताकि कभी भी क्वेश्चन आपका अधूरा ना छूट जाए। भाई आप क्वेश्चन को पूरा अटेम्प्ट करें हमेशा। कई बार होता है कि आपने फर्स्ट पार्ट फाइंड आउट कर दिया, आपको ध्यान नहीं रहा कि इसमें और भी कुछ पूछा गया था, आपको आता भी था, आपने छोड़ दिया। और क्यों? क्योंकि आपने पूरा क्वेश्चन नहीं ध्यान से पढ़ा कि क्या क्या उसमें पूछा गया है। आधा आंसर सबमिट कर दिया आपने और आधे नंबर मिल गए आपको। फिर आपको आता तो पूरा था, फिर आपको टेंशन ज्यादा होती है इस बात की कि मुझे क्वेश्चन तो पूरा आता था और गलती से छूट गया। तो ऐसा ना हो। और भाई आप देखेंगे इस केस में अब ये बात कि भाई आपने पहले टाइम पीरियड फाइंड आउट कर दिया, टाइम पीरियड गिवन था तो हाइट पता चल गई, इनिशियल वेलोसिटी पूछी है u की वेलोसिटी पूछी है भाई आपसे। u आपको एक तो रेंज के फॉर्मूले में दिखाई देता है u√2h/g, बट रेंज तो नहीं गिवन है इस बार भाई, हॉरिजॉन्टल रेंज तो नहीं गिवन है, डिस्टेंस नहीं गिवन है वो कि कितनी दूर जाकर गिरा। हमें गिवन क्या है भाई बीटा। बीटा का फॉर्मूला भी तो यूज किया जा सकता था। 10 बीटा की वैल्यू थी वर्टिकल में वेलोसिटी डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी, ये u हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी तो है, और 10 बीटा 10 45 डिग्री पर वर्टिकल में जो वेलोसिटी है वो g इंटू में t लिखी जा सकती है कि किसी t टाइम पर वर्टिकल में वेलोसिटी कितनी होगी, g इंटू में t लिखा जा सकता है उसको। और u इज इक्वल टू g की वैल्यू 9.8, ग्राउंड पर पहुंचने का टाइम 3 सेकंड भाई, ग्राउंड पर इसका एंगल, ग्राउंड पर पहुंचकर एंगल 45 है, तो ग्राउंड पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी वो टाइम पुट किया मैंने, और वो टाइम पुट कर u की वैल्यू फाइंड 10:45 पर 1 होगा भाई इस तरह से। और भाई ये 3 8 जा 24 और 2 3 9 जा 27, 29.4 मीटर पर सेकंड की इनिशियल स्पीड थी जिससे आपने इसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो किया था। तो इतनी स्पीड से इसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस ऑब्जेक्ट को थ्रो किया गया था, 44.1 मीटर की हाइट से थ्रो किया गया था। ग्राउंड पर ये पहुंच गई है 3 सेकंड्स में, और इसकी इनिशियल स्पीड भी हमने बता दी। ये पहला क्वेश्चन भाई असाइनमेंट का, जो लास्ट प्रीवियस क्लास में असाइनमेंट आपको दिया गया था, उस क्वेश्चन का उस असाइनमेंट का ये पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया है। तो हर क्वेश्चन जिसमें भी आपको प्रॉब्लम रही होगी उसकी बात करेंगे, और ये सॉल्यूशंस हैं आज असाइनमेंट का जो लास्ट आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया गया था, पढ़ाया गया था, हॉरिजॉन्टल मोशन और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल तो हॉरिजॉन्टल जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन की बात की गई। एक और तरह का प्रोजेक्टाइल हम इसके बाद पढ़ेंगे, एंगुलर प्रोजेक्शन वाला, तो उसी तरह के क्वेश्चंस को टैकल कर रहे हैं। A bomb is dropped from an aeroplane, भाई जेट प्लेन आ गया है
और वो फाइटर प्लेन है, एक जेट प्लेन भी नहीं, फाइटर प्लेन है। और वो फाइटर प्लेन क्या कर रहा है? बॉम्ब गिरा रहा है। और बॉम्ब गिरा रहा है किसी दुश्मन पर गिरा रहा होगा, और किसी दूसरी कंट्री पर वार होने पर भी गिरा सकता है। भाई आज तो इतने खतरनाक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए जा चुके हैं जो पूरी की पूरी कंट्री को, बहुत सारे एरिया को एक ही कुछ ही सेकंड्स में खत्म कर सकता है, जैसे जापान पे गिराए गए थे किसी टाइम के अंदर। चलिए ऐसा कभी ना करना पड़े किसी को भी, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि न्यूक्लियर बॉम्ब्स का कभी यूज करना ही ना पड़े किसी कंट्री को। और इसीलिए क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का है कि आपको तो सिखाया जाएगा, भाई इंजीनियर बनेंगे आप, कल को ऐसी नॉलेज आपको होनी चाहिए ताकि आप और आगे समझ सकें। कहता है कि भाई एक फाइटर प्लेन था, और उस फाइटर प्लेन ने क्या किया, एक फाइटर प्लेन ने क्या किया, इस फाइटर प्लेन का जो पायलट है ना, वो मुझे नौसिखिया सा लग रहा है, उसको ये अंदाजा याद नहीं रहा, पता नहीं कैसे लेट हो गया। वो फाइटर प्लेन ऐसे कुछ यू स्पीड से चल रहा था, फाइटर प्लेन कुछ यू स्पीड से चल रहा था, इस तरह से फाइटर प्लेन कुछ यू स्पीड से चल रहा है, और इसे एक टारगेट पर बॉम्ब गिराना है। तो ये एक टारगेट पर बॉम्ब क्या करेगा? ड्रॉप करेगा भाई। बट फाइटर प्लेन यू स्पीड से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चल रहा है, तो फाइटर प्लेन के अंदर जो भी चीजें हैं सभी की हॉरिजॉन्टल स्पीड है। इस तरह से अगर आप इस प्लेन के अंदर से किसी चीज को ड्रॉप करते हैं तो वो आपको लग रहा है, जेट प्लेन में बैठे हुए को ये लग रहा है कि आपने उसे ड्रॉप किया है। आप किसी चलती बस में से अगर कोई केले का छिलका गिरा रहे हैं, अगर मैं एयर को नेगलेक्ट करूं, हालांकि एयर चलती है भाई इस तरह से, जब आप किसी गाड़ी में जा रहे होते हैं, आप किसी चलती हुई ट्रेन, बस या कार से जब एक केले का छिलका गिरा रहे हैं, इस तरह से कोई भी चीज खाकर या कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉप कर रहे हैं, आपको लगता है कि आपने उसे ड्रॉप कर दिया है, मतलब आपने ड्रॉप ही किया है, लेकिन आपको लगता है कि वो ड्रॉप करी और सीधी नीचे गई होगी। बट आपकी कार जिस डायरेक्शन में चल रही है, वो ऑब्जेक्ट जो आप ड्रॉप कर रहे हो वो भी तो उसी डायरेक्शन में चल रही थी। जैसे ही आप उसे ड्रॉप कर रहे हो तो उसके पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक स्पीड थी, इसका मतलब यानी आपको लग रहा है आप ड्रॉप कर रहे हैं, लेकिन बाहर से कोई देखेगा उस ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल में थ्रो किया गया है, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट उतनी ही स्पीड से हॉरिजॉन्टल में चल रही थी जितनी स्पीड से कार, बस, ट्रेन, प्लेन, जेट, फाइटर चल रहे हैं। अगर ऐसा है तो जो बॉम्ब ड्रॉप किया जा रहा है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो किया गया है एक तरह से, तो टारगेट जब बिल्कुल टारगेट के ऊपर जब ये फाइटर प्लेन आ गया, बिल्कुल टारगेट के ऊपर जब ये फाइटर प्लेन आ गया था, तब इस पायलट ने बॉम्ब को ड्रॉप कर दिया। भाई गलत तरीका था भाई, ये टारगेट था इसका भाई, ये टारगेट था इसका। अगर इस टारगेट पर अगर ये कोई टारगेट था, मतलब ये कोई ऐसा एरिया है जहां बॉम्ब गिराना था, तो इस टारगेट पर जब बॉम्ब गिराना था तो इस प्लेन को यहाँ कहीं जब ये आ रहा था, यहाँ कहीं से ड्रॉप कर देना चाहिए था भाई। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ से जब इसे ड्रॉप किया गया है, फिर तो भाई जो ये बॉम्ब इसने ड्रॉप किया है उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी उतनी ही है जितनी स्पीड से जितनी से प्लेन चल रहा था। और भाई जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी है तो ये सीधा नीचे कैसे आ सकता है भाई बॉम्ब। तो इस टारगेट पर बॉम्ब गिराया जाना था, लेकिन बिल्कुल टारगेट के ऊपर आने के बाद ड्रॉप किया है इसने। इसने सोचा कि जैसे हम एक ऑब्जेक्ट को यूं किसी हाइट से ड्रॉप कर देते तो वो सीधी नीचे जाती है, इसने सोचा कि इसके अंदर से मैं बॉम्ब ड्रॉप करूंगा तो वो सीधा टारगेट पे आकर गिरेगा। बट यही तो बात थी कि जब इस तरह से ये ट्रेवल कर रहा था तो भाई हॉरिजॉन्टल स्पीड मिल रही है किसको? बॉम्ब को। और बॉम्ब तो इस तरह का पैराबोला पाथ कर आगे कहीं गिरेगा जाकर के, इस तरह के पैराबोला पाथ को ट्रेवल कर आगे कहीं गिरेगा, टारगेट से r डिस्टेंस कहीं आगे गिरेगा जाकर, ये तो टारगेट से r डिस्टेंस कहीं आगे जाकर गिरेगा। और यही क्वेश्चन में पूछा गया आपसे, अ बॉम्ब इज ड्रॉप्ड फ्रॉम एन एरोप्लेन
एट एन हाइट ऑफ, जब इस टारगेट से 1000 मीटर की हाइट पर हैं तो एक बॉम्ब को ड्रॉप किया गया है और उस वक्त प्लेन की जो स्पीड है, इस प्लेन की जो स्पीड है वो 500 किलोमीटर पर आवर थी इस तरह से। और बाय हाउ मच डिस्टेंस विल इट मिस द टारगेट, टारगेट को ये मिस कर जाएगा भाई, टारगेट को मिस कर जाएगा तो कितने डिस्टेंस से, बाय हाउ मच डिस्टेंस, बाय हाउ मच डिस्टेंस, बाय हाउ मच डिस्टेंस it miss the target, it miss the target। तो ये बॉम्ब अपने टारगेट से कितना मिस कर जाएगा, कितनी दूर जाकर गिरेगा, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो इस बॉम्ब को जब यहाँ पर पहुंचे हैं तो यहाँ से ड्रॉप करोगे तो आगे कहीं गिरेगा, यानी यहाँ कहीं पीछे प्लेन तरफ तब गिराना चाहिए था ताकि पैराबोला पाथ ट्रैवल कर करे यहाँ आकर गिरता भी। और यही तो टेक्निक्स है भाई जेट प्लेन्स की, फाइटर प्लेन्स की, अदरवाइज तो कोई भी प्लेन उड़ा लेगा और कोई भी बॉम्ब गिरा देता, लेकिन नहीं, वेल ट्रेन्ड होते हैं जो ऐसा करते हैं, क्योंकि उन्हें यही तो सिखाया जा रहा है कि ये पैराबोला पाथ कैसा होगा, कितना टाइम लेगा, ये सारी एजम्पशन लगने के बाद ही जेट प्लेन, आजकल तो क्या फाइटर प्लेन्स अपने आप ये एज्यूम करेंगे, टारगेट को अपने आप बताएंगे कि टारगेट इतनी दूर है, स्कैन कर कर इतना टाइम लेगा, इतने एंगल पर थ्रो करना, ये सारी बातें अब तो ये ऑटोमेटिक है इस तरह से। अब ऐसा था तो यानी आपको रेंज बतानी है कि कितनी डिस्टेंस दूर जाकर गिरा, टारगेट को कितना मिस कर गया भैया। तो जितना आर डिस्टेंस होगा ये उतना ही आर डिस्टेंस इधर होता ना जब प्लेन, तब गिराना चाहिए था ये, क्योंकि रेंज होगी इसकी कुछ हॉरिजॉन्टल में भी ट्रैवल कर गई तो आर डिस्टेंस ट्रैवल कर ये यहाँ टारगेट पे आकर गिरता अगर आप इधर होते तो भाई। तो जितनी स्पीड से प्लेन, फाइटर प्लेन मूव कर रहा है वही हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है भाई किसकी, इस बॉम्ब की। हाइट जिससे ड्रॉप किया गया है 1000, रेंज फाइंड आउट करनी है भाई आपको सीधा सीधा, और रेंज फाइंड आउट कर दीजिए आप। रेंज फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है u अंडर रूट में 2h/g, और भाई ये हाइट मीटर में गिवन है और ये किलोमीटर पर आवर में स्पीड गिवन है। आप पिछले चैप्टर में पढ़कर आए हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूं ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगी भाई। और ऐसा था तो ये 250 हो जाएगा 2 के टेबल में, और अपॉन में 2 9 जा 18 होगा भाई। और भाई ये 25 5 जा 125 अपॉन में 9 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गई है भाई इस तरह से। और यहां लाकर यूज करिए कि रेंज इज इक्वल टू 1250 अपॉन में 9 अंडर रूट में 2, हाइट इसकी 1000 मीटर, जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गई, 100 से 10 बाहर आ गया, और भाई 1250 बटे में 9 और 10 बाहर आ गया 100 से, और रूट 2 गई, रूट 2 की वैल्यू आप 1.414 पुट कर दीजिएगा, और इसे सोल्व करेंगे जब आप तो आपका एक आंसर मीटर में आएगा। रेंज आई है वो हॉरिजॉन्टल रेंज, फाइंड आउट करिएगा आप कैलकुलेट कर कर, इतनी दूर जाकर ये गिरेगा ये बॉम्ब, और इतना ये अपने टारगेट को क्या करेगा, मिस कर जाएगा। तो ये बात भी क्लियर हो सभी बच्चों को इस क्वेश्चन के अंदर ये बात भी क्लियर रहे आपको, ये बात भी आप सभी को क्लियर है इस क्वेश्चन के अंदर कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना था, कैसे उसने टारगेट को मिस कर दिया अपने। तो सही टेक्निक क्या थी, जब ये प्लेन थोड़ा पीछे था तब इसे ड्रॉप करना चाहिए था इस बॉम्ब को, ताकि ये अपने टारगेट को जाकर हिट करता, है। ठीक इसी तरह से अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। A body is projected horizontally from the top of a cliff with initial velocity 9.8 मीटर पर सेकेंड। किसी हाइट से एक बॉल को या एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया गया है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड 9.8 मीटर पर सेकेंड दी गई थी इसको, और उसके बाद आपसे पूछा गया व्हाट टाइम्स इलैप्सेस बिफोर हॉरिजॉन्टल, कितना टाइम होगा, ये इनिशियल वेलोसिटी 9.8 से इसे थ्रो किया गया है, कितने टाइम के बाद इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और इसकी वर्टिकल वेलोसिटी इक्वल हो गई होगी।
जी की वैल्यू 9.8 लेने के लिए कहा गया है आपको। तो गिवन चीजें हैं कि आपको इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू गिवन है, और आपसे ये पूछा गया है वो टाइम बताइए कितने टाइम के बाद, थ्रो करने के कितने टाइम बाद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एंड वर्टिकल वेलोसिटी विल बी इक्वल बाय। तो हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी और वर्टिकल वाली वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएंगी। तो ये बड़ा ही आसान है इस केस में। और भाई आपको पता है वर्टिकल वाली वेलोसिटी को हॉरिजॉन्टल के इक्वल करने के लिए कह रहा है। वर्टिकल वाली वेलोसिटी किसी t टाइम पर कितनी होगी, ये तो हमने पहले भी जाना है, न्यूटन की इक्वेशन v = u + at लगाकर कि इसे g × t लिखा जा सकता है। कितने टाइम बाद ऐसा होगा, u/g टाइम के बाद होगा। इनिशियल स्पीड 9.8 थी, g की वैल्यू 9.8 1 सेकंड बाद हुई। अगर 9.8 की स्पीड से आपने थ्रो किया है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो 1 सेकंड के बाद ऐसी सिचुएशन बनेगी कि हॉरिजॉन्टल वाली स्पीड और वर्टिकल वाली स्पीड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो ये भी बात आपको बिल्कुल क्लियर है और ये समझ में आया है आपको। तो इस तरह से क्लियर है ये बात आपको इस क्वेश्चन के अंदर। एक और क्वेश्चन हम बात करते हैं भाई, अ मार्क्समैन विशेस टू हिट अ टारगेट में। एक टारगेट को हिट करना चाहता है एक आदमी, मान लीजिए वो धनुष चला रहा है या फिर वो क्या कर रहा है, बुलेट चला रहा है, या ओलंपिक में मेडल जीतने के लिए, ओलंपिक या कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीतने के लिए मान लीजिए वो शूटिंग कर रहा है। इस तरह से कोई भी अच्छा शूटर बन सकता था भाई, अगर ग्रेविटी नहीं होती तो टारगेट पर निशाना लगाना था, सीधी जाके लगती भाई इस तरह से। बट नहीं, एक शूटर को तो बहुत सारी असम्पशंस लगानी पड़ती हैं। डिस्टेंस कितना है, कितनी स्पीड से बुलेट जाएगी, तो कितना टाइम लगेगा वहां तक पहुंचने में, उसके अकॉर्डिंग टारगेट कहां पर फोकस करना चाहिए। कैसे देखिएगा कुछ इस तरह से कि एक मार्क्समैन क्या कर रहा है, क्वेश्चन क्या गिवन है कि अगर मान लीजिए ये एक टारगेट है इस तरह से, ये टारगेट है इस तरह का, और यहां से डिस्टेंस कितना है 1600 मीटर में, 1600 मीटर दूर एक क्या था, टारगेट है इस तरह से। तो 1600 मीटर दूर एक क्या है भाई, टारगेट है, और बुलेट को फायर किया गया। बुलेट की स्पीड कितनी है 800 मीटर पर सेकंड। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बुलेट फायर करेंगे तो 800 मीटर पर सेकंड क्या गिवन है, उसकी इनिशियल स्पीड गिवन है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अगर कोई यहां से टारगेट, डायरेक्ट टारगेट पे हिट करता, एक बार के लिए सोचिएगा, अगर कोई ऐसे 800 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर वो इस डायरेक्शन में बुलेट को शूट करेगा, तो भाई ये बुलेट ऐसा थोड़ी है कि इस टारगेट पर आकर लगेगी भाई, इस टारगेट पर तो नहीं लग सकती भाई इस तरह से। क्यों नहीं लग सकती इस टारगेट पर, हमें पता है भाई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपने थ्रो किया है या फायर किया है या शूट किया है किसी भी इस बुलेट को, तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही थोड़ी चलेगी सिर्फ और सिर्फ भाई, ग्रेविटी इसे अट्रैक्ट करेगी। और मैंने तो रिजल्टेंट वेक्टर्स, रिजल्टेंट वेलोसिटी पढ़ी है इस चैप्टर में, और मैंने उनके कंबाइंड इफेक्ट से ही तो पैराबोला पाथ पढ़ा है, प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा है। भाई ये तो पैराबोला पाथ ट्रेवल करेगी ना, ये बुलेट तो ग्रेविटी के इफेक्ट के कारण कुछ इस तरह का पैराबोला पाथ ट्रेवल करेगी, पैराबोला पाथ ट्रेवल करेगी। मैंने बिल्कुल ऐसे कर्व नहीं बनाया क्योंकि बुलेट की स्पीड बहुत ज्यादा है, बुलेट की स्पीड बहुत ज्यादा है, बहुत तेजी से चली जाएगी, इसलिए इसमें ज्यादा डिफ्लेक्शन नहीं आता। आपने क्रिकेट बॉल को थ्रो किया तो वो तो बहुत कर्व दिखाई देगी आपको, लेकिन एक बुलेट इतनी तेजी से चली गई, बहुत कम टाइम था तो बहुत कम डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा वायु में, बट हाँ टारगेट जहां आपने फोकस किया वहां नहीं लगेगी जाकर भाई। तो इसीलिए तो भाई जो शूटर्स हैं वो वेल ट्रेन्ड बनते हैं, उन्हें प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि भाई इस टारगेट पर हिट करना है तो कितने एंगल पर शूट करूं, कितनी हाइट पर रखूं। फिलहाल तो एंगुलर प्रोजेक्शन हमने पढ़ा ही नहीं, एंगल का तो कोई कॉन्सेप्ट पढ़ ही नहीं रहे। फिलहाल तो हम ये टेक्निक लगा रहे हैं
कि नंबर 1 टेक्निक तो ये थी कि भाई इस तरह से टारगेट नहीं होना चाहिए था, या तो टारगेट ऐसे होना चाहिए या तो टारगेट ऐसा होना चाहिए कि थोड़ा ऊपर की तरफ फोकस करोगे और यूं जाकर हिट करे इसको। ये एंगुलर प्रोजेक्शन हम पढ़ेंगे, अभी ये नहीं पढ़ा हमें। तो अभी क्या टेक्निक पूछी गई आपसे कि भाई 1600 मीटर दूर टारगेट है, 800 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फायर करेगा, तो कितनी हाइट, मतलब ये लेवल है, ये लेवल है इस टारगेट का, ये हमारा टारगेट है इस तरह से, ये हमारा टारगेट है इस तरह का। तो जहां से बुलेट फायर करी गई है ना, वो कुछ हाइट पर होना चाहिए, वो कुछ हाइट पर होना चाहिए इस तरह से कि यहां से जब आप इनिशियल वेलोसिटी 800 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फायर कर रहे हैं और 1600 मीटर दूर आपका टारगेट है, तो आपको कितनी हाइट से ये थ्रो करना चाहिए कि ये टारगेट को जाकर हिट करे। इस केस में क्यों टारगेट को हिट करेगा ये, भाई हॉरिजॉन्टल में जाना चाहेगी बुलेट, ग्रेविटी नीचे खींचेगी से, पाथ पैराबोला होगा और हो सकता है ये टारगेट पे जाकर लग जाएगा इस तरह से। तो यही आपसे पूछा गया है कि आपसे पूछा गया है हाउ हाई फ्रॉम द टारगेट ही शुड एम बाय, तो टारगेट से कितनी ऊपर होकर उसे टारगेट हिट करना चाहिए भाई, तभी तो आप एक अच्छे शूटर बन पाएंगे जब आप इसकी एक इस तरह की ट्रेनिंग लेंगे, आपको इस तरह के फैक्ट पता होंगे कि भाई अगर आप हॉरिजॉन्टल में ही थ्रो करोगे ना तो वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल जाकर नहीं लगेगी, उसने पैराबोला पार्ट ट्रैवल करना है भाई उसने, तो पैराबोला पार्ट ट्रैवल कर वो टारगेट पर आकर इस तरह से हिट करेगी जब टारगेट से आप थोड़ा ऊपर होंगे। तो हाइट कितनी होनी चाहिए थी ताकि ये बुलेट टारगेट पर जाकर लगे, तो 1600 मीटर जो ये डिस्टेंस गिवन है, ये हॉरिजॉन्टल रेंज कही जा सकती है भाई, इतनी दूर टारगेट भेजना है और 800 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आप इसे फायर कर रहे हैं, तो आपको रेंज गिवन है और रेंज का फॉर्मूला u अंडर रूट में 2h/g हो सकता है, और इस केस में g की वैल्यू 9.8 लेने के लिए आपको कह दिया गया है। तो g की वैल्यू इस क्वेश्चन में 9.8 मीटर पर सेकंड लेने के लिए आपको कह दिया गया है। रेंज 1600 मीटर है, इनिशियल स्पीड 800 है, अंडर रूट में 2h/g है, 800 में ये 2 पे कट गया, स्क्वायर करने पर 2 का 4 हो गया, यहाँ स्क्वायर करने पर अंडर रूट हट गया, g की वैल्यू यहाँ पर 9.8 आ गई मल्टीप्लाई में, और डिवाइड में यहाँ से ये 2 आ गया, और हाइट आई 2 2 जा 4, 19.6 मीटर की हाइट है, 19.6 मीटर ऊपर खड़े होकर तब हिट करना चाहिए इसे। क्यों? क्योंकि 800 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जब ये जा रही है, 1600 मीटर ट्रेवल करने में कितना टाइम लेगी, 2 सेकंड में। 800 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आप इसे फायर कर रहे हैं, एयर रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट कर दिया गया है, तो 2 सेकंड में ये टारगेट के पास पहुंचेगी, तो 2 सेकंड में ये नीचे भी तो आएगी, और 2 सेकंड में नीचे कितना आएगी, 19.6 आएगी। तो आप पहले ही 19.6 ऊपर आ जाइए ताकि ये 19.6 नीचे आएगी, 2 सेकंड में यहां पहुंच जाएगी, टारगेट को जाकर हिट करेगी, गोल्ड मेडल आपका भी। तो गोल्ड मेडल आपका जब आपको इस तरह की टेक्निक सही से पता होगी। सिर्फ कैलकुलेशन करने से तो कुछ खास होने वाला नहीं है भाई, एक अच्छा शूटर बनने के लिए आपको प्रैक्टिस दिन रात करनी पड़ेगी भाई, तो दिन रात आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस केस के अंदर। तो इस तरह से आप दिन रात प्रैक्टिस करेंगे तब आपको गोल्ड मेडल मिलेगा। लेकिन हाँ, बेसिक बात है कि आपको टारगेट ये इस तरह का पता होना चाहिए था। एक और मजेदार क्वेश्चन की बात करते हैं भाई, देखिए बहुत मजेदार क्वेश्चन है भाई, इस क्वेश्चन की बात करते हैं, ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें मजा भी बड़ा आता है। इस क्वेश्चन को देखिएगा क्या क्वेश्चन कहा गया है, किस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। आपका दिन में अपने पड़ोसी के साथ झगड़ा हो गया भाई, तो ये तो कोई क्वेश्चन नहीं है खैर हालांकि, लेकिन मैं बताऊंगा कि आपको बदला किस तरह से लेना है। तो आपको क्या करना था भाई, आपका दिन में अपने पड़ोसी के साथ झगड़ा हुआ है और आपने उस वक्त उसे कोई खास बात नहीं कही, आपने उसे कुछ खास जो है वो मार पिटाई भी नहीं कही, और आपने बदला लेने का दूसरा तरीका सीखा। क्यों? क्योंकि आपने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा हुआ था
क्योंकि आपने प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ा हुआ था, इसलिए आपने दूसरा तरीका अपनाया है। और वो दूसरा तरीका कैसा है? आप मान लीजिए अपने अपार्टमेंट, अपने घर के किसी फ्लोर पर रह रहे हैं और वो आपकी जो खिड़की है ना, वो आपकी खिड़की ग्राउंड से 55 मीटर की हाइट पर है। इस तरह से तो ग्राउंड से 55 मीटर हाइट पर आप पहली बिल्डिंग के अंदर रहते हैं यहां पर, और वो मित्र आपका जिसने दिन में आपके साथ पंगा किया है, वो मित्र आपका बी बिल्डिंग के अंदर रहता है भाई, लेकिन वो ना आपसे नीचे वाले फ्लोर पे रह रहा है। दूसरी बिल्डिंग में उसका जो फ्लोर है वो कुछ 10.9 मीटर की हाइट पर है ग्राउंड से। 10.9 मीटर की हाइट पर है, कहां से? ग्राउंड से। तो ये पहली बात हुई। आप ए बिल्डिंग में रहते हैं, ग्राउंड से 55 मीटर ऊपर है, और ये आपका मित्र तो नहीं है खैर वो, और क्योंकि आपका उससे झगड़ा हो गया है, हो सकता है वो आपका मित्र रहा हो, लेकिन किसी बात पर आपका उससे झगड़ा हो गया है, और वो बी बिल्डिंग में 10.9 मीटर की हाइट पर रहता है। और आप दोनों की बिल्डिंग्स में 180 मीटर का गैप भी था। इस तरह से 180 मीटर का गैप है, सेपरेशन है दोनों बिल्डिंग्स के बीच में। और दिन के उस झगड़े का बदला कैसा लिया आपने? रात को आपने एक पत्थर अपनी खिड़की से कुछ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से थ्रो किया है। आपने कुछ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से अपनी खिड़की से पत्थर को इस तरह से थ्रो किया, कुछ यू वेलोसिटी से आपने थ्रो किया। कितनी से थ्रो किया होगा ये कैलकुलेशन तो अब आपको करनी है, कितनी से थ्रो करना जरूरी है कि ये जो था वो सीधा इस लड़के के इस पड़ोसी की खिड़की पे जाकर लगे भाई, बिल्कुल। तो ऐसा करने के लिए दिन में आपने अंदाजा लगाया होगा कि ये कितना डिस्टेंस है, 180 है। आप कितनी हाइट पर है? 55 की हाइट पर है। उसका फ्लोर कितनी हाइट पर है? इस तरह से ये थोड़ी सी आपने कैलकुलेशन दिन में देख ली होगी भाई। आप बहुत तेज हैं, आपकी नजरें बहुत तेज हैं, आप एक जगह खड़े हैं तो आसपास की चीजों को ऑब्जर्व कर लेते हैं कि कहाँ क्या है। और आपने रात को फिजिक्स लगा दी है भाई यहाँ पर, और इस फिजिक्स ने आपको दिन में कुछ किया था आपने, लेकिन रात को किसी को पता नहीं चला कि आपने इस तरह से पत्थर फेंका और यहाँ इस खिड़की में जाकर लगा हुआ इस तरह से। लेकिन ये स्पीड कितनी स्पीड से आपको थ्रो करना है, कितनी स्पीड से आपको थ्रो करना है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये कैलकुलेशन आपको करनी होगी भाई। और ये कैलकुलेशन कैसे करी जा सकती है भाई? जहां टारगेट है ना उसे ग्राउंड लेवल मानिए, जहां टारगेट है वो ग्राउंड लेवल माना जाता है। यानी कहने का मतलब सवाल में इसमें सोचने की बस इतनी ही बात है, दो बिल्डिंग्स के बीच का जो ये 180 मीटर है ये आपके लिए रेंज है। हॉरिजॉन्टल स्पीड कितनी रही होगी जिससे थ्रो करना है ये आपको फाइंड आउट करना है। और हाइट 55 लेकर सोल्व मत करना, बस 55 मीटर की हाइट लेकर क्वेश्चन सोल्व नहीं करना है। 55 मीटर तो ग्राउंड से है, टारगेट 10.9 मीटर है, डिफरेंस ले लीजिए, हाइट ये मानी जाती है। तो हाइट जो हम यूज करते हैं अपने फॉर्मूले में वो h हाइट, ये वाली h हाइट होगी भाई, ये वाली h हाइट होगी यहाँ पर। तो इसलिए h हाइट इज इक्वल टू 55 मीटर ऊंची बिल्डिंग आपकी है, 10.9 मीटर पर वो रहता है, तो 44.1 मीटर की हाइट पर है आप। 44.1 मीटर की हाइट से टारगेट पर आप निशाना लगा रहे हैं। इस तरह से मानकर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे भाई, इस तरह से मानकर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। और क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अब रह क्या गया अभी? हाइट पता है, रेंज पता है, g 9.8 ले लीजिएगा। रेंज का फॉर्मूला u अंडर रूट में
u अंडर रूट में 2h/g यूज करिएगा और रेंज 180 मीटर है, u फाइंड आउट करना है, हाइट 44.1 है और g की वैल्यू 9.8 है। 180 इज इक्वल टू u 9.8 जो है 9.8 जो है वो इसे 9.8 जो है वो इसे कितने पे डिवाइड करेगा भाई, आप देख लीजिएगा, डेसिमल से डेसिमल कट गया भाई, तो डेसिमल से डेसिमल जो है वो कट गया, नाइंजा पे जाएगा भाई, नाइंजा पे जाएगा। मैं डिवाइड कर लेता हूं, तो ऊपर 441 होगा डेसिमल के बाद, नीचे 98 होगा भाई, तो भाई 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42 पे जाएगा भाई, 7 6 जा 42 और 7 3 जा 21 भाई। उसके बाद भी 7 2 जा 14, 7 9 जा 63, 2 से ये 2 कट गया, अंडर रूट में 9 था, 3 बाहर आएगा, अंडर रूट में 9 था, 3 बाहर आएगा और 3 को 180 के डिवाइड में जब आप भेजेंगे तो 60 मीटर पर सेकंड भाई, 60 मीटर पर सेकंड की कैलकुलेशन करी आपने, आपकी कैलकुलेशन कहती है कि लगभग 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड से थ्रो कर दीजिए और ऐसा करने पर लगभग 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड से थ्रो कर दीजिए और ऐसा करने पर ये बिल्कुल टारगेट को जाकर हिट करेगा, आपका दिन का बदला पूरा हो जाएगा और आप टेक्निकल है भाई, आपने फिजिक्स के इस प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ा है और आपका ये यूज है, बट मैं चाहूंगा कि आप इस तरह से ना इसका कुछ अच्छा यूज करें, आप कल को कुछ अच्छी मशीन कुछ भी ऐसा मोशन से रिलेटेड बनाएं तो प्रोजेक्टाइल मोशन का यूज ठीक से करें और ये सबसे बेहतरीन इसका यूज होगा। तो ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के कुछ क्वेश्चंस के साथ हमने प्रैक्टिस की है, प्रैक्टिस आप और कर पाएंगे और असाइनमेंट्स के क्वेश्चंस आपको बहुत सारे मिलेंगे जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत सारी प्रैक्टिस आप करें भाई, आपका तभी आपकी स्किल्स डेवलप होंगी क्वेश्चन को टैकल करने की, और भी बेहतरीन क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और अगले लेक्चर में आपके लिए होगा एंगुलर प्रोजेक्शन। एंगुलर प्रोजेक्शन की बात अगले लेक्चर में जानेंगे कि इस तरह से थ्रो किया गया हॉरिजॉन्टल में, हम ग्राउंड पर खड़े होकर किसी एंगल पर थ्रो करते हैं जब ऐसे जाता है इस तरह से, तो इस तरह का पाथ अक्सर क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल को आपने किक मारी है, फुटबॉल ऐसे ऊपर की तरफ गई फिर नीचे आई, तो ये एंगुलर प्रोजेक्शंस के बारे में अगले लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स उसके अंदर, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे उसके अंदर, उन सभी क्वेश्चंस के साथ अगले लेक्चर में हम जानेंगे किसको, एंगुलर प्रोजेक्शन की बात हो गई। तब तक गाइस पढ़िए, मेहनत करिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, असाइनमेंट में और भी क्वेश्चंस आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे और आप उनकी खूब प्रैक्टिस करिए और जो भी ना समझ में आने पर कमेंट करिए ताकि आपको मैं उस क्वेश्चन को बता सकूं। तो तब तक गाइस घर पे रहिए, सेफ रहिए, स्कूल खुलने का इंतजार करिए और इतना समय अब आपके पास है कि इससे ज़्यादा टाइम कभी नहीं मिलेगा प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि आप स्कूल से बाहर बैठे हैं। स्कूल में बहुत पढ़ाई होती है, ऐसा मैं नहीं कह रहा, लेकिन सेल्फ स्टडी के लिए जो टाइम इस वक्त आपको मिल रहा है, एक टॉपिक पर जितनी प्रैक्टिस आप इस वक्त कर सकते हैं इतना टाइम आपको और किसी ईयर में नहीं मिलेगा, ताकि इस ईयर में इतनी प्रैक्टिस हो सकती है, सेल्फ स्टडी इतनी हो सकती है कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आप एंट्रेंस की तैयारी कर सकते हैं। कुछ सिलेबस डिलीट किया है सीबीएसई ने इस साल, क्योंकि समय कम था पढ़ाई के लिए, बच्चों के लिए, मतलब स्कूल्स ना खुलने के अकॉर्डिंग में, लेकिन उन सिलेबस टॉपिक्स को भी मैं आपको कराऊंगा, लास्ट में कराऊंगा सिलेबस खत्म होने के बाद। अभी सिर्फ सीबीएसई का सिलेबस हम कर रहे हैं और इसके बाद जब लास्ट में, क्योंकि एंट्रेंस में आपका सारा सिलेबस आएगा, तो एंट्रेंस एग्जाम्स में आपके सारे टॉपिक्स आएंगे जो डिलीट किए गए हैं, वो भी आएंगे और उनकी भी तैयारी हम बिल्कुल करेंगे, तो वो बाद में। लेकिन अभी हम सीबीएसई का वो सिलेबस कंप्लीट करेंगे जो इस साल आपके एग्जाम्स में
आपके फाइनल एग्जाम्स में मार्च में या आपके स्कूल टेस्ट में होगा, या 12th में भी इसी तरह से हम सिलेबस कर रहे हैं जो इस बार के बोर्ड एग्जाम्स में आएगा। हाँ, लास्ट में सिलेबस कंप्लीट होने के बाद हमारे पास टाइम भी होगा, तब मैं आपको कुछ कॉम्पिटिटिव के और कुछ आपको जो डिलीटेड है वो जरूर कराऊंगा। कॉम्पिटिटिव के लिए भी कुछ क्लासेस आएंगी जिससे आप बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को टैकल कर पाएंगे। जितनी अच्छी 11th होगी उतनी अच्छी आपकी 12th होगी। थैंक्स।